डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा था भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1860। और इस पे अभी तक आपके 12 वीडियो क्लास हो चुके हैं, ये 13वां क्लास है। इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 जिसका संबंध है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि सेक्शन 161 से लेकर के सेक्शन 171 तक है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे अध्याय 9 का पर, जिसका संबंध है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। तो ये आपका आईपीसी का सेक्शन 171 ए से लेकर के 171 आई तक, यानी अगर हिंदी में बात करें तो 171 का से लेकर 171 झा तक है। तो दोनों अध्याय इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी छोटे छोटे से हैं और इनमें हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे। तो इस वीडियो क्लास में, जो कि 13वां क्लास आपका है, आप देखेंगे अध्याय 9 और अध्याय 9 का। हाँ, एक चीज़ और है, काफ़ी लोग इसमें पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैटर को टाइप करवा दूँगा। और जब मैटर टाइप हो जाएगा, चूँकि अभी हमारी साइट नई है और इस पर अभी पीडीएफ की फैसिलिटी नहीं थी, तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके लिए काम करूँ और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ। लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए है कि अगर नोट्स आपके हाथ के बनाए होंगे तो सडनली अगर किसी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं और रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, तब भी आप 4 आंसर जैसे ही आपके सामने आएंगे तो सही आंसर पे आप विचार करेंगे, क्योंकि आपने अपना नोट्स खुद से बनाया है। तो कोशिश करिए, थोड़ी मेहनत ज़रूर है लेकिन परिणाम उसका आपके सामने अच्छा आएगा। तो ये अध्याय 9 है हमारा और आपके सामने अध्याय 9 का टाइटल लिखा हुआ है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि सेक्शन 161 से 171 तक था। लेकिन हुआ क्या कि 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जब आया तो इसमें आईपीसी का जो सेक्शन 161 से लेकर के 165 का तक था, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 31 में जा करके सबमिट हो गया और ये यहाँ से लैप्स हो गया, यहाँ से हट गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे नोट कर दी है, यहाँ ध्यान रखिएगा। 161 से लेकर के 165 का तक जो भी प्रावधान थे वो आपके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 31 द्वारा लोपित हो गए हैं। तो इस नोट को सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 का तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 31 द्वारा लोपित। अब इसके सेक्शन 166 पे हम आपसे बात करेंगे, आईपीसी की धारा 166। इसका टाइटल है लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। एक्सप्लेन इसका देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकरी के पद पर पदस्थ है, आप जो लोक सेवक की डेफिनेशन दी गई है आपको हमने शुरू में ही पढ़ा दिया है कि आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकरी के पद पर पदस्थ है, वह एक लोक सेवक होने के नाते जानबूझकर किसी कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उस कानून की अवज्ञा करता है और यह वह जानता है कि इससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है, चोट पहुंच सकती है, तो ऐसा लोक सेवक 1 वर्ष तक के सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये 166 काफ़ी अच्छा सा सेक्शन है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि एक लोक सेवक जो किसी सरकारी पद पर पदस्थ है, लोक सेवक होने के नाते कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी कानून के प्रावधान का उल्लंघन हो या उसकी अवज्ञा हो और इससे किसी व्यक्ति को क्षति या चोट पहुंचती है, तो ऐसा लोक सेवक 1 साल तक के सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ये बता दें कि जो ये ऑफेंस है, धारा 166 का जो ऑफेंस है, ये सबसे पहली चीज असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध है पहला पॉइंट, और दूसरा ये जमानती अपराध है।
जमानती अपराध है, असंज्ञेय जमानती अपराध है, और यहाँ पे जो विचारण किया जाएगा यानी जो ट्रायल होगा वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल हो सकता है। तो असंज्ञेय अपराध है, जमानती है, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ये मामला लाया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट करिएगा। आइए अगले सेक्शन पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेक्शन 166 का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज इसको ध्यान में आप रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी लोक सेवक है, अगर खास करके कोई महिला है, उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके किसी नातेदार द्वारा या उसके किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा पुलिस को कोई सूचना मिलती है और ख़ास करके यौन अपराधों के संबंध में, और पुलिस इसकी एफआईआर नहीं दर्ज करती है, तो यहाँ पे पुलिस अपराध करती है 166 का, जिसके लिए 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखिएगा। धारा 166 का, लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, लोक सेवक जो विधि के अधीन जो निर्देश जारी किए गए हैं उनकी अवज्ञा करता है। जो कोई लोक सेवक विधि के प्रतिकूल अन्वेषण, जो कोई लोक सेवक विधि के अनुकूल प्रतिकूल अन्वेषण या महिलाओं से संबंधित यौन अपराधों के संबंध में, जो कोई लोक सेवक विधि के प्रतिकूल अन्वेषण या महिलाओं से संबंधित यौन अपराधों के संबंध में, जिसमें हमने कोड कर दिया है आईपीसी सेक्शन 354, 354 का, 354 खा, 354 गा, 354 घा, उसके बाद 376, 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 घा और 376 अंगा। 354 में आपको मालूम होगा किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 354 में क्या है, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। 354 का में लैंगिक अपराधों से संबंधित है, जबकि 354 खा क्या है कि किसी महिला को निर्वस्त्र करने के लिए उस पर हमला करना, यानी किसी महिला को निर्वस्त्र करने के लिए उस पर हमला करना 354 खा का अपराध है। और 354 गा क्या है, किसी महिला की निजता को भंग करना, उसको एकटक देखना। इसमें एक प्रावधान किया गया कि कोई पुरुष अगर किसी महिला को 15 सेकंड से अधिक समय तक घूरता है तो 354 गा का अपराध करता है। 354 घा में क्या है, किसी महिला का पीछा करना। तो ये पीछा जो है आप इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ऐसे विवाद, काफ़ी डिस्प्यूट आए कि क्या कोई पुरुष किसी महिला का इंटरनेट के माध्यम से पीछा कर सकता है, तो निश्चित रूप से अवांछनीय ईमेल भेजना, मैसेज भेजना या अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना लाइफ में, वो इंटरनेट के माध्यम से पीछा करना माना जाएगा। 376 से परिचित होंगे, बलात्कार के लिए दंड है। 376 का क्या है कि बलात्कार के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है महिला की तो यहाँ पे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। 376 आपका है कि एक पुरुष जो पृथक्करण के दौरान अपनी पत्नी से मैथुन गठित करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और ये 354 गा आपका हो गया है। 376 गा और 376 घा में गैंग रेप को परिभाषित किया गया है। 376 में गैंग रेप और 376 घा में गैंग रेप को परिभाषित किया गया है। और 376 गा जो आपका है, इसमें किसी लोक सेवक द्वारा या किसी जो महिला किसी की अभिरक्षा में है, जैसे आपका नारी निकेतन हो गया या अन्य कोई हो गया, जेल अधीक्षक हो गया या जिसकी भी वो अभिरक्षा में है, उसके द्वारा यदि बलात्कार किया जाता तो 376 गा के तहत दंडनीय है। गैंग रेप 376 घा में हो गया। और ये है अपराध की पुनरावृत्ति, यानी बलात्कार को अगर कोई रिपीट करता है तो 376 अंगा में उसे दंडित किया जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो कोई लोक सेवक विधि के प्रतिकूल अन्वेषण या महिलाओं से संबंधित यौन अपराधों के संबंध में जो संज्ञेय अपराध हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित नहीं करता है,
FIR अभिलिखित नहीं करता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप 166 का को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस सेक्शन को ध्यान से आप समझेंगे। 166 खा IPC की धारा 166 का पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। आपको ये बता दें कि सन 2013 में 2013 में CRPC में एक सेक्शन जोड़ा गया था। CRPC में जो सेक्शन जोड़ा गया था वो 357 गा है। ये 3 फरवरी और 2013 से लागू हो गया था। CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 300 गा जोड़ी गई 2013 के विधि संशोधन में और ये 3 फरवरी 2013 से इम्प्लीमेंट में आ गई, व्यवहार में आ गई। इसमें ये कहा गया कि एक पीड़ित जो है, जो कि 326 का के अपराध से पीड़ित है, यानी एसिड अटैक, तेजाब हमला, अम्ल हमला, या 376 का खा गा घा अंगा या ऐसे किसी अपराध से वह पीड़ित है, तो चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, मेडिकल के लिए डिनाई नहीं कर सकता है, इलाज के लिए डिनाई नहीं कर सकता। और यदि ऐसा करता है तो उस अस्पताल का जो भार साधक होगा वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से। 166 खा पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 खा के अनुसार जो कोई किसी ऐसे लोग का मतलब पब्लिक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भार साधक होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 गा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह 1 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बताई है कि CRPC का सेक्शन 357C जो है ये प्रावधान करता है कि यदि कोई महिला 326 का 376 के किसी भी अपराध से पीड़ित है तो कोई भी लोक हो या प्राइवेट हो या स्थानीय निकाय के अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन हो, राज्य सरकार के अधीन हो या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, वो उसके मेडिकल के लिए या उसके इलाज के लिए प्रबंध करेगा। और अगर वो डिनाई करता है तो वो 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेक्शन 170 और सेक्शन 171। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। धारा 170 का अपराध हो या 171 का, दोनों संज्ञेय अपराध हैं, गैर जमानती हैं, किसी भी दशा में ये समझौता के योग्य नहीं है, इनका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। तो ये बातें इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 170 और 71 के जो अपराध हैं ये संज्ञेय हैं। पहला पॉइंट गैर जमानती हैं, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये है कि ये समझौता योग्य नहीं है, समझौता योग्य नहीं है। विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, समझौता योग्य नहीं, विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। 170 क्या है? लोक सेवक का प्रतिरूपण। जो कोई लोक सेवक का छदम का मतलब होता है नकली, यानी नकली लोक सेवक। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है वो अपने आप को कहीं पर लोक सेवक बताता है, कोई काम करवाता है लोक सेवक बता करके, या ऐसा प्रयत्न करता है, या किसी लोक सेवक का परिचय खुद को देता है कि मैं फला हूँ। आप सपोज करिए कि कहीं पर कोई SDM है और उसका नाम अजय है और वो कहता है कि मैं फला SDM अजय हूँ, यानी खुद किसी लोक सेवक का परिचय देता है या अपने आप को लोक सेवक बताता है। तो इस सेक्शन को ध्यान रखिएगा। जो कोई लोक सेवक का छदम प्रतिरूपण करेगा
वह आईपीसी की धारा 170 के तहत न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को लोक सेवक बताता है और कोई कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक सेवक का छद्म प्रतिरूपण करता है, तो वो आईपीसी के सेक्शन 170 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास, जिसमें 1 वर्ष न्यूनतम कारावास जो कि 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी का सेक्शन 171 क्या कहता है? कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। यदि कोई व्यक्ति जिसका इंटेंशन गलत हो, कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनता है या ऐसा टोकन धारण करता है, तो सेक्शन 171 में दंडित किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों कहा गया कपटपूर्ण आशय से? क्योंकि यदि अभिनय के लिए, यानी किसी भी प्रकार के, चाहे वो फिल्म में हो या धारावाहिक में हो या किसी नाट्य रूपांतरण में हो, किसी अभिनय के लिए यदि कोई व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म को धारण करता है तो वो 171 का अपराध नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कपटपूर्ण आशय जो है ये इम्पोर्टेंट है। कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन का मतलब होता है जो बिल्ला वगैरह होते हैं। जो कोई लोक सेवक ना होते हुए लोक सेवक के उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक धारण करेगा या टोकन धारण करेगा, वो 3 माह तक के कारावास या 200 रुपये तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 171 में 3 माह तक का कारावास है, 200 रुपये के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको फिर से याद दिला दें कि आईपीसी का जो सेक्शन 140 है उसमें किसी भी प्रकार की सेना का सदस्य ना होते हुए सैन्य यूनिफॉर्म को धारण करना या टोकन पहनना। तो 141 में है सेना की वर्दी पहनना जो कि दंडनीय अपराध बनाया गया है, और 171 में है पुलिस की वर्दी पहनना जो कि दंडनीय अपराध बनाया गया है। यहाँ पुलिस न कहकर लोक सेवक कहा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दोनों अपराध संज्ञेय अपराध हैं, गैर जमानती अपराध हैं, किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। इनका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष हो सकता है। तो ये आपका अध्याय 9 था लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। अब आपसे हम बात करेंगे, आइए, अध्याय 9 का पर। ये अगला आपका पॉइंट जो अध्याय 9 से संबंधित है, अध्याय 9 का से संबंधित है, जो कि निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में है। तो काफ़ी छोटा सा अध्याय है, धारा 171 का से लेकर के धारा 171 जहाँ तक इस पे चर्चा की गई है। हम आपसे मुख्य 4-5 सेक्शन पे बात करेंगे इसके, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ तो अध्याय 9 का संबंध किससे है? तो निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। हो सकता है आपसे यही क्वेरी कर दी जाए कि आईपीसी का अध्याय 9 का किससे संबंधित है। धारा 171 का में अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार के बारे में परिभाषाएं दी गई हैं। तो अभ्यर्थी से तात्पर्य उम्मीदवार से है, यानी कैंडिडेट, और निर्वाचन अधिकार से मतलब है कि जो कैंडिडेट है उसके क्या अधिकार हैं उसको परिभाषित किया गया है। यानी इलेक्शन का जो उम्मीदवार होता और उसके अधिकार दोनों के बारे में सेक्शन 171 का में प्रावधान किया गया है। ध्यान से इसको देखिएगा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 का की धारा 171 का के अंतर्गत किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन संबंधी अधिकारों को परिभाषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 171 का में अभ्यर्थी से तात्पर्य कैंडिडेट यानी उम्मीदवार है, और निर्वाचन अधिकार को, अच्छा, उम्मीदवार को ये है अधिकार होगा कि वह निर्वाचन में खड़ा हो या ना खड़ा हो, ये उसका निजी व्यक्तिगत अधिकार होगा। उम्मीदवार को, जो कि अभ्यर्थी इसमें कहा गया है, ये अधिकार होगा कि वह निर्वाचन में खड़ा हो या ना खड़ा हो। अगर उसने पर्चा दाखिल कर दिया है तो अपना नाम वापस ले या ना ले, अथवा मतदान से विरत रहे, ये उसके खुद के निजी अधिकार होंगे जो कि सेक्शन 171 का में उसे दिए गए हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है धारा 171 का।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। असम्यक का मतलब होता है अनुचित प्रभाव डालना। तो निर्वाचन में असम्यक असर डालने के लिए 171 गा में बताया गया है, जिसके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो 171 चा में किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि यदि कोई व्यक्ति जो है निर्वाचन में कोई ऐसी धमकी जिसके द्वारा क्षति कारित करने की धमकी देकर, या कोई देवी देवता या धार्मिक या जातिवाद के आधार पर कोई धमकी देकर और निर्वाचन में एक असम्यक असर डालता है यानी अनुचित प्रभाव डालता है, तो वह इस धारा का अपराध करता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 171 गा निर्वाचनों में असम्यक असर डालने का प्रावधान जो है 171 गा में किया गया है। जो कोई धमकी द्वारा या देवी देवताओं अथवा धर्म संबंधी धमकी द्वारा निर्वाचन में अनुचित प्रभाव डालेगा, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका है सेक्शन 171 घा और 171 चा। तो 171 चा में जो है 171 गा और 171 घा के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 171 घा देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर नज़र में रखिएगा। निर्वाचनों में प्रतिरूपण करना। प्रतिरूपण का मतलब छद्म रूप धारण करना। जो कोई व्यक्ति किसी चुनाव में मतदान कर चुका है और वही व्यक्ति उसी चुनाव में दोबारा मतपत्र की मांग करता है, अथवा किसी मृत या जीवित व्यक्ति के स्थान पर मतदान करता है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 171 घा का मतलब क्या। 171 गा में था कि निर्वाचन में असम्यक असर डालना। असर डालने का मतलब है कि जो मतदाता हैं, पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं, उन्हें धमकी देना, किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का, कि तुम्हारे क्षेत्र का पानी रोक दिया जाएगा नेताजी द्वारा, या तुम्हारे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई रोकवा दी जाएगी, या कुछ ऐसा प्रभाव जिससे उन्हें हानि हो या क्षति हो, ऐसी धमकी देना, या धर्म संबंधी धमकी देना, या किसी देवी देवता की धमकी देना कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको देवी देवता का कोई प्रकोप होगा या कुछ भी होगा जिससे आपको हानि होगी। तो यदि कोई ऐसा असम्यक असर डालता है तो 171 गा में दंड उसको अपराध घोषित किया गया है और 171 चा में दंडनीय बनाया गया है। जबकि 171 गा में क्या कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति किसी चुनाव में मतदान कर चुका है और वही व्यक्ति दोबारा उसी चुनाव में मतपत्र की मांग करता है, अथवा किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति के स्थान पर वोटिंग करता है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखेंगे। 171 चा में कहा गया है निर्वाचन में असम्यक असर डालने तथा प्रतिरूपण के लिए दंड, यानी जो कोई धारा 171 गा बता चुका हूँ 171 घा का अपराध करेगा, वह 1 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके जो है सेक्शन थे 9 का से। अब मैं आपसे 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करूँगा और उन्हें नोट करा देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, तो आप उनको कम से कम नज़र में रखिएगा। आइए देखते हैं। ये आपके सामने 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखे हुए हैं, वस्तुनिष्ठ तो पूछे गए थे इसलिए मैंने उठा लिया है और आप पीछे देख चुके हैं तो ये आपको क्लियर भी होगा। ये चीज़ आप नज़र में रखिएगा, ये आपको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, मृत व्यक्ति के नाम से मतदान करना दंडनीय अपराध है। काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो मृत व्यक्ति के नाम से मतदान करना दंडनीय अपराध है। इसका सही आंसर होगा धारा 171 घा। धारा 171 घा, ये हमने आपको पीछे नोट कराया है कि कोई भी व्यक्ति जो मतदान कर चुका है वो दोबारा से जाकर उसी चुनाव में वही व्यक्ति पुनः मतपत्र की मांग करता है, या किसी मृत या जीवित व्यक्ति के स्थान पर मत करने का प्रयास करता है या मतदान करता है, या इसका दुष्प्रेरण करता है या किसी व्यक्ति से ऐसा कराने का दुष्प्रेरण करता है, तो वह जो है धारा 171 घा का अपराध करता है, जिसके लिए 171 चा में दंड का प्रावधान किया गया। तो सही आंसर ए लगाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है असम्यक असर। असम्यक असर 171 घा में है
कि असम्यक असर के बिंदु पर महत्वपूर्ण मामला कौन सा है। असम्यक असर का मतलब होता है अनुचित प्रभाव डालना, अनुचित प्रभाव द्वारा इलेक्शन को प्रभावित करना। तो ये सही आंसर है चरणलाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह, चरणलाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह। और ये इस आधार पर मुकदमा लाया गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के आधार पर ये मुकदमा लाया गया था, चरणलाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह। सुप्रीम कोर्ट में ये वाद लाया गया था और 1982 का मैटर है, 1982 का, जिसमें असम्यक असर के बिंदु पर पिटीशन दायर हुई थी, चरणलाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आइए देखते हैं। और ये एक और ऑब्जेक्टिव सवाल आपके सामने लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ, और ये कहीं पूछा गया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप देखते ही इसका आंसर तुरंत कर देंगे। का जो एक चुनाव प्रत्याशी ने प्रचार किया कि वह चालंती विष्णु था और स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि था, और यह कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उसे मतदान नहीं करेगा ईश्वर तथा हिंदू धर्म के लिए एक पापी होगा। ऐसे बहुत सारे आडंबरी आपको मिल जाएंगे जो बताएंगे कि मैं सीधा भगवान का प्रतिनिधि हूँ और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अवतरित हुआ हूँ, अगर मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, मतदान मेरे पक्ष में नहीं करेगा, तो वह ईश्वरीय प्रकोप का शिकार होगा या उसका भाजन होगा, इस तरह की धमकी देता है। तो अगर निर्वाचन में ऐसी धमकी देता है तो वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने के अपराध का दोषी है, जो आईपीसी में दंडनीय बनाया गया है। तो आपका सही आंसर ये है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। तो ऑप्शन इसका क्या सही था, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने के अपराध का दोषी है जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, यानी 171 गा, जिसके लिए दंड का प्रावधान 171 चा में किया गया है। तो इस चीज़ पे आप नज़र रखिएगा, ऐसे प्रश्न विश्लेषणात्मक रूप से आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में, जो कि 13वां क्लास था आईपीसी का, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कुछ उसके कारण है कि टाइम कम निकल पाता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका ये करवा दूँ। तो इसमें अभी तक आपका जो है अध्याय 9 का तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अध्याय 10 पे। तब ये आपका जो अध्याय 10 होगा उसमें भी कुछ खास पॉइंट नहीं है, लोक सेवक से संबंधित है, 1-2 पॉइंटों पे बात करना है। बाकी जो मेन आपके शुरू होंगे वो सेक्शन 299 से ले करके और आगे तक वो मेन आपके पॉइंट होंगे, तो उनको थोड़ा सा डिटेल में कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।